और हमारा जो ये अगला सत्र है वो अन्न पर और कृषि पर आधारित है। और जैसे कहा गया कि अन्नम प्राणा बलम चाना मंत्र सर्वार्थ साधनम देवासुर नाशा सर्वे चानोपि जीवता। तो जीवन सभी चाहते हैं और सभी के लिए जीवन के लिए अन्न की आवश्यकता होती है। और जो ये योग और आहार स्वस्थ हम बने पूर्ण स्वस्थ हमें स्वस्थ जीवन मिले, इसके लिए ये योग और आहार योगाहार का मंच तत्पर है। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो हैं आदरणीय श्री सुजीत चक्रवर्ती जी, जो पुणे महाराष्ट्र से हैं। हरियाणा के जिंद में आपका जन्म हुआ और उत्तर प्रदेश में आपकी शिक्षा हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपने कृषि और बागवानी में अपनी शिक्षा ग्रहण की। और साथ ही आपका जो मार्केटिंग में बीज मार्केटिंग में बहुत लंबा अनुभव है। आपने अमेरिकन हाइब्रिड सीड और नामदारी सीड के साथ 18 वर्ष तक कार्य किया। और साथ में आप जैविक खेती से आपका जो वैदिक खेती से विशेष आपका लगाव है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आपने बीज ग्रो सीड्स प्राइवेट लिमिटेड और प्रकृति कृषि तंत्र जैसे संस्थानों का भी स्थापना करी है। और आपको लाने के लिए मैं विशेष धन्यवाद दूंगा डॉक्टर विनोद भट्ट जी को। विशेष सूचना ये है कि आज 31 मई है, तो बीज उत्पादन एक परिचय आप बताएंगे। और 1 जून को जो वैदिक बीज पे उसका उत्पादन कैसे किया जाए वो रहेगा। दूसरा जो जून 2 को बीजों के गुणात्मक जो कारक हैं उन पे आप बात रखेंगे। और 3 जून को बीज नियमों पे जो बहुत चर्चा होती है उस पे आप अपना अनुभव भी देंगे और हमें हमारा ज्ञान बढ़ाएंगे। तो आदरणीय श्री चक्रवर्ती जी को हम निवेदन करते हैं कि आप आएं और अपनी बात रखें। धन्यवाद, प्रणाम। नमस्कार सभी बंधुओं को। मैं सुजीत चक्रवर्ती पुणे से। थोड़ा सा मैं शुरू में बात करूंगा बीज के बारे में कि बीज का महत्व क्या है, वो उसके ऊपर किसानों के लिए क्या इसका महत्व है, हमारे दैनिक जीवन में जो कंज्यूमर है जो हम लोग उनके लिए क्या महत्व है, किसी देश की आर्थिक व्यवस्था में क्या महत्व है। बीज जो है ये सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है कृषि के लिए। तो इसको हम एक प्रेजेंटेशन के द्वारा आपके सामने रखेंगे एक परिचय के रूप में पहले दिन, जैसा दिनेश जी ने बताया कि 4 दिन में हम पूरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो मैं प्रेजेंटेशन पे जाता हूँ। आपको प्रेजेंटेशन हमारा दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है महोदय। हाँ, मैं इसको वो करता हूँ। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है आपकी। हाँ तो ठीक है। मैं दिखाई पड़ना ज्यादा जरूरी नहीं है। प्रेजेंटेशन भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप दिखाई दे रहे हैं, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इससे ही वो करता हूँ। तो जैविक वैदिक बीज के उत्पादन के बारे में हम आज बात करेंगे। जो आज का सत्र जो है ये पहला सत्र है। इसमें 16 स्लाइड के द्वारा हम आपसे बात करेंगे। स्लाइड शायद आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम बाद में सामने रख देंगे। बीज खेती का पहला और सबसे महत्वपूर्ण निविष्ट है, सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है। इसी कारण ये कृषकों के लिए सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु भी है। और हम ऐसा समझ सकते हैं कि बीज जो है ये कृषक को ईश्वर के द्वारा प्रदत्त वरदान
स्वरूप है। बीज पर नियंत्रण अर्थात किसी देश की कृषि, भोजन और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण के समान है। जैसा मैंने बताया कि जो आज आप देख रहे हैं कि मल्टीनेशनल्स जो हैं वो बीज के मार्केट को बिल्कुल कैप्चर किए हुए हैं। इसका कारण यही है कि उनके हाथ में अगर बीज का मार्केट, बीज की मार्केटिंग, बीज सीड इंडस्ट्री अगर वो कंट्रोल करते हैं तो एक तरह से हमारे देश की कृषि व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं और उससे ही उत्पादन होता है भोजन का। हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, हमको हमारे लिए क्या भोजन, किस तरह का भोजन, किस प्रकार का उपलब्ध हो सकेगा, और उसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है उस देश की अर्थव्यवस्था। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि हम कृषक भाई, कृषक बंधु बीज के महत्व को समझें और बीज को अपने हाथों से किसी दूसरे के हाथ में जाने नहीं दें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देसी प्रजाति के बीज से उत्पन्न फसलों में स्थानीय वातावरण एवं पर्यावरण के अनुरूप ढलने की अनुकूलता अंतर्निहित होती है। जो देसी बीज होते हैं, जो लोकल नेटिव जिसको हम कहते हैं, उस प्रकार के जो बीज होते हैं उसमें स्थानीय वातावरण, जो लोकल कंडीशंस होते हैं, जो लोकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, सीजन के फैक्टर्स होते हैं, उनमें एडेप्टेबिलिटी, उनमें अनुकूलता उसके अंदर ही रहती है, अंदर जेनेटिकली रहती है एडेप्टेबिलिटी। प्रत्येक प्रजाति में उत्पादकता, गुणवत्ता, मिट्टी, मौसम, जलवायु के प्रति अनुकूलता तथा विपरीत परिस्थितियों में उत्तरजीविता के लिए विशिष्ट गुणों से परिपूर्ण प्रतिरोधक क्षमता का समावेश रहता है। जो लोकल कंडीशन होते हैं उनमें देसी बीज, जो देसी प्रजातियां होती हैं या जो लोकल नेटिव कल्टीवर्स होते हैं, जो वैरायटीज होती हैं, उनमें जो उत्पादकता की जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स है, जिसमें हम बात करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं, क्वांटिटी, यील्ड की बात करते हैं, लोकल कंडीशन में जो समस्याएं होती हैं मौसम के वजह से या कीट पतंगों के वजह से या रोग के वजह से, उससे प्रतिरोधक क्षमता होती है या प्रतिकूल परिस्थितियों में सरवाइव करने की, सस्टेनेबिलिटी की क्षमता होती है। उसी प्रकार जो मिट्टी है वहाँ की, उस मिट्टी में वहाँ के मौसम, जलवायु से उसका पूरा एडेप्टेबिलिटी रहता है और इस कारण वो जो लोकल बीज होता है वो लोकल कंडीशन में सबसे अच्छा उत्पादन देता है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता है। उत्पादन और परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फर्क है। जब हम उत्पादन की बात करते हैं तो हम केवल क्वांटिटेटिव बात करते हैं कि हमको कितना उत्पादन मिला, कितना यील्ड मिला, लेकिन जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, जिसमें वहाँ के प्रतिकूल कंडीशन में भी, अपोजिट कंडीशन में भी, जब मौसम ठीक नहीं है या जैसा भी है, उसमें भी वो सरवाइव करता है और हमको हमारा जो भोजन है हमको वो परिपूर्ण देता है। विभिन्न फसलों में ऐसी बहुत सारी देसी प्रजातियां उपलब्ध हैं जिनमें सूखे अथवा बाढ़, खारा पानी अथवा जलमग्न स्थिति में भी सहिष्णुता की क्षमता होती है। जैसा मैंने बताया कि अडेप्टेबिलिटी की बात है, तो बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे पानी कम बरसता है या किसी वर्ष पानी कम की वर्षा कम हुई है या बाढ़ की स्थिति आ जाती है, पानी जो है वो वहाँ का मीठा पानी नहीं है, खारा पानी है या सबमर्ज हो जाता है। तो इस प्रकार की जो जगह है पूरे भारतवर्ष में, मगर देखें तो सब जगह एक समान जलवायु नहीं होता है और कहीं पे बाढ़ आती है तो कहीं पे सूखा होता है, कहीं पे कम पानी बरसता है, कहीं पे ज्यादा पानी बरसता है। तो हर जगह के लिए लोकल जो नेटिव वैरायटीज होती हैं वो वहाँ के स्थिति के हिसाब से ही उत्पन्न होती हैं, वो डेवलप होती हैं, कुदरत के अंदर, प्रकृति के अंदर ही वो उनका डेवलपमेंट होता है। हमें इन सब बातों की गंभीरता को समय रहते समझना आवश्यक है। हम इन सब बातों को अगर अच्छी तरह से समझ सकें तो आगे जो हमारा जो समय आ रहा है, जो कठिन समय है,
जैसा हम चारों तरफ देखते हैं पर्यावरण में, वातावरण में ग्रीन रिवोल्यूशन की बात होती है और ये गैसेस की बात हो रही है, पोल्यूशन की बात हो रही है। इन सबको अगर ध्यान में रख के देखें तो हमारा जो कृषि है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और कृषि कर के ऊपर अगर इन सब चीज का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो दुष्काल आना निश्चित है। तो दुष्काल अगर आता है तो उसकी जिम्मेदारी कृषक बंधुओं पर है, क्योंकि भोजन का उत्पादन कृषक बंधु ही करते हैं। तो इसलिए तत्काल वैकल्पिक उपायों को शोध करके क्रियान्वित करना चाहिए। तो वो कैसे करना है उसके ऊपर हम आज बीज के ऊपर बात करेंगे कि कृषि में सबसे महत्वपूर्ण बीज है। तो बीज की आंतरिक संरचना को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा वैज्ञानिक और वनस्पति विज्ञान के ऊपर से हमने शुरू किया है, इसको थोड़ा समझना जरूरी है कि जो एक टिपिकल बीज जो होता है, कोई किसी भी एक बीज की अगर हम कल्पना करें तो उसमें 3 भाग होते हैं। एक भ्रूण होता है जो आगे चल के पौधा बनता है और उससे वो फल फूल देता है। उसके साथ में उस भ्रूण के लिए थोड़ा सा पोषक तत्व तो उसके अंदर बीज के अंदर ही रहता है, जो प्रकृति ने दिया हुआ है कि शुरू में जब बीज हम बोते हैं तो उसको शुरुआती जो ऊर्जा मिलनी है, वो शुरुआती जो पोषण मिलना है, वो उसके अंदर जो संक्षिप्त समय जो अंकुरण का होता है उसमें पोषण की आपूर्ति के लिए व्यवस्था होती है। और 2 तरह के जो पोषण, एक दलीय बीज होते हैं, जैसे धान है, गेहूं है, मक्का है, जिसको हम एक दलीय बीज कहते हैं। तो उसमें ये भ्रूण पोष के रूप में होता है, या कह सकते हैं कि उसको जो है एंडोस्पर्म के अगर अंग्रेजी में हम बात करें। और जो द्विदलीय होते हैं या डाइकोटिलिडन होते हैं, डाइकॉट होते हैं, उसमें वो बीज पत्र या कोटिलिडन के जैसे, कोटिलिडन में वो पोषण रहता है। जब हम बीज बोते हैं तो सबसे पहले जब बीज निकलता है तो आप देखेंगे जैसे धान गेहूं अगर बोते हैं तो उसमें एक पत्ता जो है वो जमीन से बाहर निकलता है सीधा ऊपर की तरफ, वो एक दलीय होता है। जितने भी एक दलीय पौधे होंगे उसमें अंकुरण के बाद पौधा जब बाहर निकलता है मिट्टी से तो एक पत्ता सीधा निकलता है। और जो द्विदलीय होते हैं, डाइकॉट होते हैं, उसमें जो है बाहर निकलने के बाद 2 पत्ते ऐसे खुलते हैं। पहले 2 पत्ते खुलते हैं जो मोटे होते हैं, वो एक्चुअली पत्ते नहीं होते, वही बीजपत्र होते हैं या कोटिलिडन होते हैं। और इन दोनों चीजों को, भ्रूण को और जो पोषण है उसको एक कैप्सूल के अंदर पैक किया हुआ रहता है। एक आवरण रहता है, बाहरी आवरण रहता है, जो इन सबको एक बांध के रखता है, पैक करके रखता है। तो इस प्रकार बीज में 3 भाग होते हैं। कोई भी बीज हो, बिल्कुल छोटा बीज हो, जैसे बिल्कुल पाउडर के जैसा बीज होता है तंबाकू का, या बड़ा बीज लीजिए जैसे कद्दू का है या मक्के का है, या और इससे भी बड़ा बीज होता है जैसे काजू वगैरह, उसमें सब में ये संरचना जो है वो साधारण है। और इसी संरचना के अंदर कोई भी बीज बना हुआ रहता है प्रकृति में। बीज बनने के लिए पुष्प की जरूरत होती है, पुष्प के अंदर ही बीज बनता है। तो ये हम स्लाइड आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा है, ये बाद में मैं इसमें ग्रुप में डाल दूंगा जिसमें आप देख सकेंगे। तो पुष्प के जो भाग हैं उसकी वनस्पति को मैं थोड़ा सा बताऊं कि पुष्प में 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है जो पुरुष भाग होता है, दूसरा भाग होता है जो स्त्री भाग होता है, और इन दोनों भागों को एक साथ बांध के रखने के लिए उसमें जो होते हैं ये पंखुड़ी होती है और उसका एक बेस होता है। इसको अगर हम पार्ट्स को बात करें तो पुरुष भाग जो होता है उसमें स्टेमेन होता है, पुष्प केसर, जिसके अंदर परागकण होते हैं। परागकोश जो सबसे ऊपर का भाग होता है वो परागकोश होता है, उसके अंदर परागकण रहते हैं। और वो जो नीचे बेस से जुड़ा हुआ रहता है, फिलामेंट बोलते हैं उसको, तंतु बोलते हैं। इसी प्रकार स्त्री भाग जो होता है उसमें स्टिग्मा होता है, योनि क्षेत्र, जहाँ पे परागकण पहुंचता है और वहां से आगे वो परागण की प्रक्रिया होती है। उसके बाद
उसके नीचे का जो नली होता है वो उसको स्टाइल बोलते हैं या हिंदी में वर्तिका बोलते हैं, और सबसे नीचे अंडकोश होता है जिसके अंदर ओवरी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, अंडकोशिका होते हैं, और जो पंखुड़ी होती हैं, पीटल या दल उसको कह सकते हैं, और नीचे एक हरा वो रहता है, बेस रहता है जिसमें छोटी सी पंखुड़ी जैसी रहती है हरे रंग की, जिसको सिपल या वायदल कहते हैं। इस तरीके से साधारण सा एक स्ट्रक्चर होता है फूल का। फूल के अंदर ही बीज बनता है। एंथर से परागकण निकल के स्टिग्मा यानी योनि क्षेत्र पर पहुंचते हैं, और योनि क्षेत्र से वो अंदर जाते हैं, और अंदर जाके अंडाशय के अंदर, अंडकोशिका के अंदर जाते हैं, और उसके बाद वो बीज बनता है, फल बनना शुरू होता है। वो कैसे बनता है वो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि परागकण जो है पुष्प के योनि क्षेत्र पर अवतरित होता है। पराग नली अवतरित होने के बाद उसमें से एक नली नुमा एक भाग बढ़ना शुरू होता है, और वो बढ़ते बढ़ते जो स्टाइल जो होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तिका, उससे वो अंदर जाता है और अंडाशय के अंदर अंड कोशिका तक पहुंचता है, और अंड कोशिका के अंदर पहुंच के वो परागकण से जो मेल गैमेटोफाइट है या नर युग्मक है वो अंदर जाता है, मुक्त होता है, और उसके अंदर जाता है, जाके जो अंड कोशिका है उसके अंदर वो फ्यूज होता है, उसके अंदर उसका मिलन होता है, और इस प्रकार जो है उसका फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें फर्दर मल्टीप्लिकेशन, मियोसिस, माइटोसिस, दो प्रकार से उसका विभाजन होना शुरू होता है, और विभाजन होने के साथ साथ वो बढ़ता है, उसका आकार बढ़ता है, और बाकी जो भाग होते हैं पुष्प में जो पंखुड़ी वगैरह होती है वो धीमे धीमे सूख जाता है, और वो फल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, और अंदर जो ये फर्टिलाइजेशन हुआ है, जो युग्म कोश बना है, वो बीज के रूप में बनता है। इस प्रक्रिया को हिंदी में निषेचन कहते हैं, और निषेचन के बाद ही बीज बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। बीजों में थोड़ा सा काफी चर्चा होती है कि अलग अलग प्रकार के बीज है, जिसमें सबसे ज्यादा जो किसान भाइयों में कंफ्यूजन होता है, सभी लोगों में, कि हाइब्रिड बीज क्या है। आजकल जीएम बीज आ गया है, जैसे इसमें कॉटन में बीटी कॉटन है, वो जीएम है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो बीज होते हैं उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे बताना चाहते हैं। सबसे पहला जो होता है वो खुला परागण या ओपी, ओपन पॉलिनेटेड बीज होता है। ये बीज निर्माण की प्रक्रिया जो है प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रकृति में इसी प्रकार से बीज का निर्माण होता है, बीज बनने की प्रक्रिया होती है, और ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये वास्तव में खरा बीज होता है, खरा, या कह सकते हैं कि प्योर बीज कह सकते हैं उसको, खरा बीज कह सकते हैं, जो कि संबंधित मूल प्रजाति के पौधों से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये ओपन पॉलिनेशन होता है, खुला परागण होता है। इसमें अपने ही स्वजाति के अंदर ही परागण हो सकता है, परजाति के अंदर या दूसरे प्रजाति के या दूसरे जो स्पीसीज के अंदर नहीं हो सकता है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें इंटर स्पीसीज परागण भी संभव है। उसके बारे में हम यहाँ पे विस्तार में बात नहीं करेंगे आज, लेकिन मूल जो प्रजाति होती है, जो प्रजाति लोकल जो है उसी स्पीसीज के अंदर इसकी परागण की प्रक्रिया होती है ओपन पॉलिनेटेड में। इसमें परागण की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से कीटों द्वारा, पक्षियों द्वारा या वायु के माध्यम से पूर्ण होता है। अगर पर परागण है तो किसी न किसी माध्यम की जरूरत है, जो कि कीट या पक्षियों या वायु के माध्यम से होता है। अगर स्वपरागण है तो फूल के अंदर ही हो जाता है। पर परागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, उसके बारे में हम आज थोड़ा बात करेंगे। इस प्रकार के बीजों को कृषक संचयित और संरक्षित कर सकते हैं।
ओपन पॉलिनेटेड बीज जो है, जो खुला परागण से जो उत्पन्न बीज होते हैं, उनको कृषक अपने आप संचय कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और आगे उसको पुनः उसको अगले फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद होता है वंशागत या हेयरलूम। आपने नाम सुना होगा, हेयरलूम सीड है या हेरिटेज सीड है। हेयरलूम मतलब वंशागत या हेरिटेज मतलब विरासत बीज। इसमें और खुला परागण में कोई प्राकृतिक रूप से कोई फर्क नहीं होता है। केवल इसमें ऐसा रहता है कि साधारणतः ये खुले परागण से उत्पन्न बीज जो है, जिनको किसी विशिष्ट गुणों के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी चयनित करके फसल उगाया और संरक्षित किया गया है। ये कृषक परिवार के अंदर, किसी एक परिवार के अंदर जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो जिस बीज को संरक्षित किया हुआ है, संचित किया हुआ है, उसमें सिलेक्शन करके उसके इम्प्रूवमेंट करते रहे, ये जो प्रक्रिया है पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, यही ब्रीडिंग है। जो ब्रीडिंग की प्रक्रिया जो कृषि में बीज बनाने के लिए, वैरायटी डेवलप करने के लिए, ये पहले कृषकों के द्वारा ही शुरू हुआ है। कृषकों ने ही जो फसल जब उगाते थे तो उसमें जो अच्छा उनको दिखता था, अच्छे गुणों वाला दिखता था, जिसमें रोग क्षमता, रोग निरोधक क्षमता या उत्पादन क्षमता या उसका टेस्ट ज्यादा या सीजन के हिसाब से अडेप्टेबिलिटी वगैरह, उसके हिसाब से वो बीज को अलग रख लेते थे और उसको अगले साल उसको उगाते थे। तो ये जो वंशागत रूप से जो चला आ रहा है, इसी को हेयरलूम कहते हैं, जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी संचित हो रहा है और साथ में इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। उसमें ब्रीडिंग की प्रक्रिया भी चल रही है। हम यहाँ पे अगर ये कहें कि अनसाइंटिफिक तरीके से तो वो गलत होगा, बल्कि नॉन साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि वो कृषक को विज्ञान का वो सब ज्ञान नहीं है जो ब्रीडिंग का या जेनेटिक्स का, लेकिन उसका अपना जो सामान्य ज्ञान है, जो उसकी अपनी जो समझ है, उससे वो सारी चीजें कर रहा है। और उसी के ऊपर से तो ब्रीडिंग या जेनेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ। वो जो विज्ञान है, जेनेटिक्स साइंस या जो ये प्रजनन का जो विज्ञान है, वो कहीं और से नहीं आया, इसी तरीके से आगे डेवलप हुआ है। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि हाइब्रिड बीज बनना शुरू हुआ है। हाइब्रिड बीज में संबंधित प्रजातियों में प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से पर परागण का व्यवस्थापन करके नए प्रजाति के बीज तैयार किए जाते हैं। मतलब ये कहने का कि हमने ये डिसाइड कर लिया, जो ब्रीडर है जो हाइब्रिड बीज डेवलप कर रहा है, चाहे वो किसान भी हो सकता है या कोई वैज्ञानिक भी हो सकता है, उसको ये पता है कि हमें जो प्रजाति बनानी है उसके अंदर हमें क्या क्या गुणधर्म चाहिए, क्या क्या गुणवत्ता चाहिए, उसके हिसाब से वो सिलेक्शन करता रहता है। अलग अलग जनरेशन में, अलग अलग पीढ़ी में सिलेक्शन करते करते वो दो सेट तैयार करता है। एक मादा होता है, एक नर होता है। मादा इसलिए क्योंकि उसका पराग इस्तेमाल होता है, और मादा इसलिए कि उस पे पॉलिनेशन कराया जाता है, परागण कराया जाता है, और नर इसलिए क्योंकि उसका पराग इस्तेमाल होता है। इस तरीके से उन दो नर और मादा में वो सारे गुण आ जाते हैं। उनका जब क्रॉसिंग करते हैं तो उसके बाद जो बीज तैयार होता है और उस बीज से जो फसल तैयार होता है, उसमें वो सारे गुण एकत्रित होते हैं, एक साथ दिखाई पड़ते हैं। इसलिए वो जो क्रॉसिंग करते हैं वो सारे गुण एक साथ आते हैं, उसी को हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है मिलना, मिलाना, मिक्स करना। तो वो दो तरीके के गुणों को, दो सेट ऑफ गुण जो है नर और मादा में जो एकत्रित किए हुए हैं, जिसमें 6-7 साल 8 साल का समय लगता है। इसके बाद उसको जब क्रॉस करके जो बीज निकलता है, उस बीज से जो फसल होता है वो हाइब्रिड फसल होता है। वो जो क्रॉस करके जो बीज होता है वो हाइब्रिड बीज होता है। प्रकृति में भी ये प्रक्रिया निरुद्देश्य भाव से प्राकृतिक नियमानुसार चलता रहता है। ऐसा नहीं कि ये मनुष्य ने ही इस पद्धति को बनाया है। प्रकृति में ये व्यवस्था ये प्राकृतिक ही है, ऐसा कह सकते हैं। जहां पे भी क्रॉसिंग हो रही है, पर परागण हो रहा है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया एक प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक नियम के अनुसार चल रहा है। हम कुछ प्राकृतिक उदाहरण देंगे। जैसे गन्ना है, गन्ने का जो फसल है
वो प्राकृतिक रूप से हाइब्रिड है, नेचुरली हाइब्रिड है गन्ना। गन्ना का जो सेल्फ पॉलिनेटेड गन्ना हमने देखा ही नहीं है। जो गन्ना हम जब से भी हमने गन्ना इस्तेमाल करना शुरू किया है, वो गन्ना प्राकृतिक रूप से बना हुआ हाइब्रिड ही है। बीज उत्पादक इस प्रकार के बीज का अभिजनन सफलतापूर्वक निर्माण करते रहते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये कंपनीज के हाथ में होता है या जो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं उनके हाथ में होता है, क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी को, इस वैरायटी को डेवलप करते हैं, तो उसका मल्टीप्लिकेशन उनके हाथ में ही होता है। और वो जो पुरुष और मादा, मेल और फीमेल लाइंस जो होते हैं जिसका क्रॉसिंग होता है, उसको वो अपने हाथ में अपने पास रखते हैं। और इसलिए इस तरह के बीजों का, इस हाइब्रिड बीजों का कृषक बंधु जो है वो संचयित नहीं कर सकते, क्योंकि जो फसल आपने उगाया हाइब्रिड बीज से, उस बीज को अगर आप फसल में से बीज रखते हैं और अगले साल उसको उगाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे वो सारे गुण जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो आपको एक यूनिफॉर्म, एक समान फसल नहीं मिलती है, उसमें अलग अलग मिलते हैं। कुछ पौधे अच्छे होते हैं, कुछ ज्यादा कीट रोग से प्रभावित होते हैं, तो वो गुण जो सारे जो है वो बिखर जाते हैं। जिसलिए कृषक अगर उस बीज को रखे तो फायदा नहीं है, उनको नया बीज हर बार लेना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप हाइब्रिड बीज का उपयोग कर रहे हैं तो आपको हर बार नया बीज लेना ही पड़ेगा। अगर अच्छी फसल लेनी है तो आप स्वतंत्र नहीं है बीज के लिए, आप किसी के ऊपर आधारित है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके बाद आता है जीएमओ या अनुवांशिक रूप से संशोधित बीज। ये इन ऊपर के जो 3 प्रकार हैं वो प्राकृतिक है, लेकिन ये पूरी तरीके से अप्राकृतिक है। ये पौधों में कृत्रिम रूप से अप्राकृतिक पद्धति से के द्वारा अनुवांशिक बदलाव करने के बाद उत्पन्न किया हुआ बीज होता है। अब ये अप्राकृतिक पद्धति क्या होती है? इसमें इस प्रकार के अनुवांशिक बदलाव प्रयोगशाला के अंदर ही किए जाते हैं और किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि किसी एक प्रकार के जो गुण है, वो गुण जिस भी पौधे में या किसी भी जीव में है, वो पौधा जंतु भी हो सकता है, वो पौधा वो जंतु भी हो सकता है या वो पौधा भी हो सकता है। वो गुण अगर उस किसी जीव में है, उस जीव के कोशिका से, उसके न्यूक्लियस से वो जीन वो निकाल लेते हैं। वो जीन निकालने का एक प्रक्रिया होती है, एक टेक्नोलॉजी होती है जो लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर ही ये किया जा सकता है। उसको निकालते हैं और जिस पौधे में, जिस प्रजाति में हमको डालना है, जो प्रजाति हमको बनानी है, डेवलप करनी है, उसके कोशिका में उसको इंजेक्ट किया जाता है। जैसे हम इंजेक्शन लगवाते हैं, उसी तरीके से उस जीन को उस कोशिका में इंजेक्ट किया जाता है, और इंजेक्ट करने के बाद आगे उसका डेवलपमेंट किया जाता है। तो किसी जीव का अगर कोई जीन है, कोई गुण है जिसका जीन किसी जीव से लिया हुआ है और किसी पौधे में डाला जा रहा है, ये तो पूरी तरीके से अप्राकृतिक है। तो जीएमओ में इस प्रकार की चीजें की जाती हैं। उदाहरण स्वरूप हम अगर बीटी कॉटन की बात करें, तो बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिंजिनेसिस। ये एक बैक्टीरिया होता है जो मिट्टी में पाया जाता है। हर जगह की मिट्टी में, जैविक मिट्टी जो होगी उसमें ये बैक्टीरिया उपस्थित रहता है। ये बैक्टीरिया का गुण ये है कि ये बैक्टीरिया जब जो इल्ली प्रकार के जो कीट होते हैं उनके शरीर के अंदर जाता है, तो उनके शरीर में जो नली है, जैसे हमारा जो भोजन नली है उसमें जो ये सबसे ऊपर का भाग होता है, उसी तरीके से उनका जो भोजन नली है, जो भोजन करते हैं, उसमें अंदर जब उस नली में जाती है तो वहां पे वो बैक्टीरिया जो है वो कुछ रासायनिक पदार्थ उसके शरीर से निकलता है, जिसके वजह से उस इल्ली के शरीर के अंदर, उस नली के अंदर सूजन हो जाता है। सूजन होने से वो भोजन करना बंद कर देता है और वो मर जाता है। ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रकृति में कीट पतंगों को के ऊपर एक नियंत्रण रखने की अपनी एक प्रक्रिया है, उस पर हम किसी और उसमें बात करेंगे। लेकिन
वैज्ञानिकों ने ये जो गुणधर्म है बीटी का, बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है, उसको जब पता लगाया तो उन्होंने क्या किया, वो जो केमिकल उनके शरीर से निकलता है बैक्टीरिया के, उस केमिकल के लिए जो जीन है, जो जीन से वो केमिकल का वो कंट्रोल होता है, उस जीन को निकाला और उन्होंने जो कपास है, कपास के कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने उसको इंजेक्ट कर दिया। तो उससे क्या हो गया कि कपास के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, पत्ते से लेके, फूल से लेकर, फल से लेकर, जड़ के कोशिकाओं तक, हर एक कोशिका के अंदर वो केमिकल पैदा होता है। इसके वजह से क्या होता है, जब वो इल्ली कपास में आती है और वो खाती है तो उसके अंदर वो वही समस्या पैदा होती है और वो कंट्रोल हो जाता है। ये है इसके बीटी कॉटन के पीछे का विज्ञान और इतिहास और कारण, जो भी कह सकते हैं इसको। लेकिन इसमें अप्राकृतिक तरीके से इस चीज को किया गया है। इस प्रकार के आनुवंशिक तैयारियों, इस प्रकार से तैयार प्रजातियों में असंगत आनुवंशिक गुणसूत्रों का समावेश किया होता है। इस प्रकार के बीजों को भी कृषक संचयित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीटी कॉटन का जो फसल है, उससे जब आप बीज निकालेंगे और उसको जब आप संचयित करके फिर से उगाने की कोशिश करेंगे, बेसिकली वो तो हाइब्रिड है, हाइब्रिड के साथ साथ ये गुण है, तो उसको आप संचयित नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, उसको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो प्रक्रिया वैज्ञानिकों ने शुरू किया है जीएम टेक्नोलॉजी का, ये केवल पौधों में नहीं हो रहा, केवल ये नई प्रजाति बनाने के लिए नहीं हो रहा है, ये जीवों में भी हो रहा है, पौधों में भी हो रहा है, अलग अलग कारणों से हो रहा है, वो बहुत विस्तार का विषय है। लेकिन इसके वजह से एक जीन पोल्यूशन हो रहा है। जैसे हम पर्यावरण में प्रदूषण की बात करते हैं, इसी तरीके से जीन में भी प्रदूषण हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, और जो जीन जहां पे नहीं पहुंचना चाहिए वहां पे पहुंच रहा है। इसका असर कितने वर्षों में दिखेगा हमें नहीं पता। ये 5 वर्षों में भी दिख सकता है, 50 वर्षों में भी दिख सकता है, 5000 वर्षों में भी दिख सकता है। बीटी कॉटन की अगर बात करें तो इसके प्रदूषण का दुष्प्रभाव जो है उसी फसल के अंदर 5 से 10 साल के अंदर दिखना शुरू हो गया है। 2005 में बीटी कॉटन को कमर्शियल रूप से मार्केट में डाला गया था, और 2010 में, मैं भारत की बात कर रहा हूँ जहां पे सबसे ज्यादा बीटी कॉटन का इस्तेमाल हुआ है, 2010 तक वैज्ञानिकों को और किसानों को दोनों को समझ में आ गया कि इसकी कमियां क्या हैं। तो अंत में हम अगर ये कहें कि बीजों के विभिन्न प्रकार को समझने के बाद कि कृषक के लिए कौन सा बीज सर्वोत्तम है, तो स्थानीय निकाय में जैविक वैदिक पद्धति से उत्पादित खुला परागण या वंशागत या विरासत प्रकार के जो बीज हैं, मतलब पहले जो 2 प्रकार के बीज हैं वो स्थानीय पद्धति से, जैविक पद्धति से, वैदिक पद्धति से, वैदिक सिद्धांतों के आधार पर जो तैयार किया हुआ बीज है, जो निर्माण किया हुआ बीज है, वो उस स्थान के कृषकों के लिए सर्वोत्तम है। जब हम ये स्थान की बात करें तो हम आपके गांव की बात नहीं कर रहे हैं, हम जलवायु के आधार पर, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर हम बात कर रहे हैं, और जहां पे वो बीज पैदा हो सकता है वहां की बात कर रहे हैं, जहां पे वो फसल उत्पादित हो सकता है वहां की बात कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें, जैसे गोभी है, जो पत्ता गोभी है या फूल गोभी है, फूल गोभी, पत्ता गोभी का बीज जो है वो प्लेन्स में, समतल जो मैदानी भागों में उसका बीज नहीं बन पाता है, वो पहाड़ी इलाके में बनता है जहाँ पे ठंडी का मौसम रहता है और फिर गर्मी का मौसम रहता है। वहां पे 2 मौसम होते हैं और दोनों मौसम लंबे होते हैं। जो फसल उगाने का जो मौसम होता है, जो गर्मी और मतलब खरीफ और ये गर्मी का जो होता है, वसंत से शुरू होके और हेमंत ऋतु का जो समय होता है 7-8 महीने का, उसके बीच में होता है। वहां पे पूरा समय उनको मिलता है वो फसल में बीज बनने तक के लिए। लेकिन वही जब हम मैदानी भागों में आते हैं तो वहां पे उसका बीज नहीं बन पाता, क्योंकि सीजन छोटा होता है, और लेकिन फसल उगाया जा सकता है, उसको भोजन के लिए जो फसल है वो उगाया जा सकता है। तो हमको ये देखना है कि स्थानीय जब हम बात कर रहे हैं तो वो स्थानीय, हम बिल्कुल लोकल आपके गांव या जिले की बात नहीं कर रहे हैं, हम
एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन या जो वातावरण है जो उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। ये स्लाइड में देख के समझ में आएगा, स्लाइड में आप बाद में देखिएगा जब हम ग्रुप में डाल देंगे। खुला परागण और हाइब्रिड बीज में क्या फर्क है वो हम यहाँ पे बताने की कोशिश मैंने किया है। जिसमें खुला परागण में हमने एक स्क्वाश जो होता है, चप्पन कद्दू जिसको कहते हैं, उसका हमने लिया है। दो चप्पन कद्दू जो है वो पर परागण है, पर परागित पौधा होता है जिसमें मादा और नर फूल जो है बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो इसलिए पर परागण के बिना इसमें बीज, फल और बीज नहीं बन सकता है। तो दो पौधों के अंदर अगर पर परागण हो रहा है तो खुले परागण में जो उससे जो बीज बनता है, उससे जो फसल आ रहा है, उसमें उसी प्रकार का फल आएगा। लेकिन जब हाइब्रिड हम करते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे वैरायटी लिया है बटरनट प्लस बटरनट इज इक्वल टू बटरनट, मतलब बटरनट और बटरनट दो उसी प्रजाति के दो पौधों के अंदर अगर पर परागण हो रहा है तो उससे जो बीज बनेगा और आगे जो फसल आएगी वो भी बटरनट का ही होगा। लेकिन हाइब्रिड में क्या, हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करते हैं, बटरनट और कुशो एक दूसरी वैरायटी है जिसमें धारियां होती हैं, चप्पन कद्दू की ही वैरायटी है, उसको जब हम क्रॉसिंग करते हैं तो उससे जो हाइब्रिड बनता है वो बीज, जो पहली जो बीज है उसको जब हम उगाते हैं तो एक प्रकार का आएगा जिसको आप देखेंगे इसमें, और फिर उससे जब हम पुनः बीज बनाते हैं तो उसमें जितने अलग अलग गुण हैं सब आ जाते हैं, दिखाई पड़ते हैं फलों में, जिसमें बटरनट के जैसा भी होगा, कुशो के जैसा भी होगा, उनके अंदर और पर परागण हुआ रहेगा या हाइब्रिड बनाने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि मेल लाइन और फीमेल लाइन, मादा और नर जो पीढ़ी है उसको बनाते हैं और उसके अंदर क्रॉसिंग कराते हैं हाइब्रिड के लिए, तो उसमें ऐसा होता है। जैविक बीज के ऊपर अगर हम बात करें तो जैविक बीज अनुसंधान, प्रजनन एवं बीज उत्पादन के लिए जैविक उत्पादन की श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जैविक बीज के लिए ये कहना चाहता हूँ कि जैविक बीज या जैविक फसल अगर हम बात करें तो उसमें पहली बात तो ये कि कंपेनियन प्लांटिंग जो कहते हैं कि किसके साथ किस फसल को उगाया जाए तो दोनों को फायदा होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। एक के वजह से दूसरे में रोग नहीं आएंगे या कीट नहीं आएंगे, या जमीन के अंदर जो पोषण तत्व है दोनों की अलग अलग उनका रिक्वायरमेंट है। तो इसके आधार पे कंपेनियन प्लांटिंग का एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ कि किस फसल के साथ कौन सा फसल लगाया जा सकता है, उगाया जा सकता है, और कौन सा फसल किसके साथ नहीं उगाना चाहिए, ये एक आधार है। इसके साथ मिक्स क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग, जो मौसम है उस मौसम के हिसाब से, ये सारे जो सिद्धांत हैं जैविक कृषि के, वो उनको साथ में लेके ही जैविक बीज का मतलब उत्पादन किया जा सकता है। इसका अगर अनुसंधान करना है, उसमें अगर नई वैरायटी बनानी है या बीज उत्पादन करना है तो इन सब सिद्धांतों को साथ में लेके चलना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 एकड़, 1.5 एकड़, 5 एकड़ एक ही फसल लगा रहे हैं और उसको आप जैविक कह रहे हैं तो जैविक का सिद्धांत के ये बाहर है। जैविक के सिद्धांत में ये एकड़ के हिसाब से नहीं होता है कि 1 एकड़ होगा या 1 हेक्टेयर होगा या आधा एकड़ होगा या 1 बिस्सा होगा या 1 गुंठा होगा, इसके हिसाब से नहीं है। लेकिन किसी भी जगह पे जब आप फसल लगा रहे हैं तो मल्टी क्रॉपिंग, कंपेनियन प्लांटिंग और मिक्स क्रॉपिंग, ये सब जो है आपस में संबंधित हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, उसके हिसाब से ये करना जरूरी है। और आपका जो फसल का जो प्लॉट है वो ब्लॉक के हिसाब से होता है, तो उसके अंदर जो परागण की प्रक्रिया होगी, स्वपरागण या पर परागण की, उसके हिसाब से वो पूरा जो प्रजनन की प्रक्रिया है और बीज उत्पादन होता है। इसका उद्देश्य उत्पादकों को उचित मूल्य, जैविक बीज की मैं बात कर रहा हूँ, उचित मूल्य पर उन्नत एवं स्वस्थ बीज उपलब्ध कराना है। जैविक बीज एवं जैविक निविष्टियों का प्रयोग करके कृषक
अपनी खेती में जैविक खेती की श्रृंखला को परिपूर्ण करने में समर्थ होता है। जैसे मैंने बताया कि जैविक खेती के लिए सबसे पहला जो निविष्ट है किसी भी खेती के लिए वो बीज है, और अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं और आपके पास जैविक बीज नहीं है तो आपकी जैविक खेती, जैविक फसल पूर्ण नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो कोशिश ये करें कि आप जैविक बीज से ही शुरुआत करें। जैविक बीज को बनाने की प्रक्रिया के बारे में ही हम अगले आज से 3-4 दिन में समझने की कोशिश करेंगे। उपयुक्त जैविक प्रजातियों का चयन एवं प्रजनन शुरू करने के लिए जैविक बीज उत्पादन एवं विपणन का व्यवसायीकरण करने की आवश्यकता है। जैसा मैंने बताया कि कृषकों को जैविक बीज, जैविक खेती के लिए जैविक बीज तभी मिलेगा जब इसमें लोग, कृषक भाई आएंगे जो बीज उत्पादन में आना चाहते हैं और जैविक बीज उत्पादन करना चाहते हैं, और उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए। जैसे बाकी बीज हैं जो अजैविक बीज जो हैं, जो कन्वेंशनल सीड है, कन्वेंशनल मार्केट है, उसी के पैरेलल हमको एक ऑर्गेनिक सीड मार्केट तैयार करना जरूरी है और कमर्शियल तरीके से तैयार करना जरूरी है, तभी ये सभी जैविक कृषक भाइयों के पास पहुंच सकता है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा उदाहरण के रूप में दिया है कि जैविक बीज का जो प्रजनन किया जाता है, ब्रीडिंग किया जाता है, वो किस तरीके से किया जाता है। ये स्लाइड में आप देखिएगा, हमने उसमें लिखा हुआ है। वैदिक बीज जो है उसका क्या सिद्धांत है, उसके बारे में हम आगे के सत्र में चर्चा करेंगे विस्तार में। यहाँ पे मैं केवल वैदिक बीज से लाभ की बात करूंगा। खेती निवेश संबंधी लागत में कमी होती है। जब वैदिक बीज आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लागत में कमी होगी। क्यों कमी होगी, वो जब हम उसके ऊपर विस्तार में बात करेंगे तो उस समय बात करेंगे कैसे कमी होती है। बीज कंपनियों पर निर्भरता में भी कमी होती है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि जैविक बीज अगर कृषक अपने हाथ में खुद बना रहे हैं और आपस में इसका कमर्शियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपस में उसको कर रहे हैं, तो जो कंपनियां हैं, जो कन्वेंशनल सीड की जो कंपनियां जो मल्टीनेशनल है, जैसे शुरू में मैंने बताया कि बीज के ऊपर जिसका कंट्रोल रहेगा उसी के वहां की अर्थव्यवस्था उसके हाथ में होती है। तो इसलिए कृषकों को इस पे आगे आना चाहिए, तो बीज कंपनियों पर निर्भरता कम होगी। रासायनिक पद्धति से वैदिक पद्धति में पूर्ण रूपांतरण के पश्चात पैदावार हाइब्रिड के समकक्ष या उन्नत होने की संभावना होती है। ये प्रैक्टिकली आपको करके देखना पड़ेगा। मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर हमने पूर्ण रूप से जैविक पद्धति से वैदिक सिद्धांतों के आधार पर हमने फसल पैदा किया है, हमारी खेती है, और उसमें हम जैविक पद्धति से तैयार किया हुआ वैदिक सिद्धांतों के ऊपर तैयार किया हुआ बीज हम उपयोग कर रहे हैं, तो हाइब्रिड से कहीं पे कम पैदावार नहीं होती है, बल्कि हम ये कहेंगे कि बेहतर जब हम कह रहे हैं तो हम केवल क्वांटिटी के हिसाब से नहीं कह रहे हैं, क्वालिटी के हिसाब से। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों तरीके से वो बेहतर, क्वांटिटी भी आपको ज्यादा मिल सकती है और क्वालिटी तो अच्छी मिलनी ही है। पारंपरिक प्रवृत्तियों एवं परंपरागत विधियों का पुनः प्रवर्तन, जो ट्रेडिशनल, जो हमारा परंपरा जो हमारी कृषि की रही है पहले से, प्राचीन काल से, वैदिक समय से, उन्हीं को हमको पुनः अपने पद्धति में, अपने परंपरा में लेके आना है। जो पहले हमारे पूर्वज किया करते थे वो भी वैज्ञानिक था, वो बहुत अच्छी तरह से वैज्ञानिक था। किस तरीके से वैज्ञानिक था वो आगे हम समझेंगे, आगे के सत्र में समझेंगे। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का पुनरुत्थान भी होता है, क्योंकि हमारा कृषि जो है वो हमारे संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है। कृषि अध्यात्म और संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक कह सकते हैं कि ट्रायंगल है। हमारे जो त्योहार होते हैं, हमारे जो पूजा या जो त्योहार या जो भी सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें कृषि का महत्व है, बीजों का महत्व है, फसलों का महत्व है। जब फसल की बुआई होती है, जब फसल की कटाई होती है, उस समय त्योहार होते हैं, और उस त्योहार के साथ साथ फसल की प्रक्रिया होती है। अभी
ये सारे सब अलग हो गए हैं, त्योहार हम अलग मनाते हैं, हम खेती अलग करते हैं, बीजों की बुआई का समय हमने अलग चुन लिया है, और इसके वजह से हमारी समस्याएं हो रही है खेती में। बीज का क्या उपयोग होता है, बीज का कार्य क्या होता है? बीज जो है वो भ्रूण जो होता है जिससे फसल पौधा उगता है, पौधा बनता है, उसका पोषण का काम करता है, नए नए प्रजाति का प्रसार होता है। कह सकते हैं कि कोई भी बीज जो है किसी स्थान पर अगर कोई प्रजाति बनी है तो उसका प्रसार जो है वो बीज के द्वारा ही होता है। सुप्तावस्था में रहकर भ्रूण को प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षित भी रखता है, क्योंकि ये पौधा तो सीजन के हिसाब से चलता है, मौसम के हिसाब से चलता है। अब जैसे अभी की हम अगर बात करें तो आप देखेंगे कि जब बारिश होती है, बरसात होती है, तो पहली बारिश के बाद से हल्का हल्का हरियाली शुरू हो जाता है, घास उगने शुरू हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे उगते हैं, खरपतवार उगते हैं, और धीमे धीमे उनमें फूल आता है, वो बढ़ते हैं, फूल आता है, फिर उसमें फल बनते हैं, बीज बनता है, फिर वो सूख जाता है, और फिर वो धीमे धीमे वो जगह फिर से सपाट हो जाता है, खाली हो जाता है, कोई घास नहीं दिखता, कुछ नहीं होता। लेकिन अगले वर्ष फिर इसी समय फिर से उगने शुरू हो जाते हैं। बीज तो बना है पिछले वर्ष, और इस वर्ष जब उसको नमी मिल रही है, बारिश हो रही है, फिर वो उग रहा है। तो इतने समय तक उस बीज को संरक्षित, उस बीज के अंदर जो भ्रूण है उसको संरक्षित रखना, उसको जीवित रखना, उसको पोषित रखना, और इसके बाद समय आने पर जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो फिर वो उसका अंकुरण होना, ये प्रकृति का एक नियम है। प्रकृति ने इस चीज को इसी तरीके से बनाया हुआ है। और ये जो समय होता है, बीज का जो समय होता है, वो सुप्तावस्था में होता है, जिसको कहते हैं डॉर्मेंसी। बहुत समय आप देखते हैं कि बीज आपने बोया है लेकिन वो उसमें उगन नहीं हो रहा है, अंकुरन नहीं हो रहा है। बीज फ्रेश है, बीज नया है, लेकिन अंकुरन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बीज डॉर्मेंसी में है। जब बीज डॉर्मेंसी में रहता है तब फ्रेश बीज होने के बाद भी अंकुरित नहीं होता, और आपको ये लगता है कि बीज अच्छा नहीं है। तो बीज आगे के सत्र में ये इन सब चीज पे हम थोड़ा विस्तार में बात करेंगे, समझेंगे इसको। स्वपरागण में जैसे मैंने पहले बताया कि स्वपरागण में उसी प्रजाति के अंदर, या साधारणतः स्वपरागण में उसी फूल के अंदर, फूल खिलने के पहले परागण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। और इसके जो उदाहरण है वो जैसे टमाटर है, मटर है, सेम है, इन सब में आप देखेंगे कि फूल खिलने के पहले परागण हो चुका है। या धान, गेहूं, जौ, जई, इस तरीके से अगर हम फूलों की बात करें तो ऑर्किड है, या फलों की बात करें तो आड़ू है, खुबानी है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें स्वपरागण होता है, फूल खिलने के पहले ही परागण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। ऐसे फूल, ऐसे जो स्वपरागण वाले जो फसल होते हैं, उनके फूल आप देखेंगे आकार में छोटे होते हैं, और इनमें जब परागण की प्रक्रिया अंदर ही अंदर होती है तो पराग कण कम मात्रा में उपयोग होता है। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन उसमें कुछ कमियां भी होती हैं कि जब स्वपरागण होता है तो उसके अंदर उस प्रजाति का विकास नहीं हो पाता है। जब तक पर परागण नहीं होगा तब तक उसमें विकास नहीं होता है। अगर कहते हैं इवोल्यूशन, उसके अंदर जो गुण है, उसमें जो क्षमता है, उसमें बढ़ोतरी जो है जब पर परागण होता है तभी होता है। तो प्रकृति के अंदर जितने भी स्वपरागण वाले पौधे हैं, हम फसल से भी ज्यादा विस्तार में बात करें, पौधे हैं, उनमें स्वपरागण होता है, लेकिन कभी कभी पर परागण भी होता है, जिससे नई नई प्रजातियां बनती हैं। जैसे धान है, धान स्वपरागित फसल है, लेकिन हमारे देश में एक समय में 1 लाख से ज्यादा प्रजातियां थी धान की। अभी भी कृषक बंधु जो है पुरानी प्रजातियों को वो संरक्षित कर रहे हैं। और आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, आपको पता चलता होगा कि अमुक किसान है जिसके पास इतनी सारी धान की प्रजातियां संरक्षित हैं। तो वो कैसे इतने सारी प्रजातियां बनी है? वो पर परागण के बिना नहीं बन सकती हैं।
इसको कैसे होता है ये हमने डायग्राम से, पिक्चर से समझाया है, जो आप स्लाइड में जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पर परागण में जो परागण की प्रक्रिया होता है वो दो अलग अलग पौधों के बीच में होती है, दो अलग अलग पौधे के फूल के बीच में होती है। वो फूल ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें नर और मादा भाग हैं, उपस्थित हैं, लेकिन वो दोनों एक साथ तैयार नहीं हो रहे हैं। नर भाग जो है वो पहले तैयार हो जा रहा है, तो उसका पराग जो है वो किसी कीट के द्वारा या हवा के द्वारा या किसी और माध्यम से दूसरे फूल में पहुंच रहा है मादा भाग में, जिसमें वो रेडी है, तैयार हो गया है। तो इस तरीके से परागण होता है। हवा से परागण का जैसे उदाहरण हम देखें तो मक्के में आप देखते हैं कि परागण जो है हवा से होता है। उसका जो टैसल है बिल्कुल ऊपर होता है, और जब वो तैयार हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो हवा चलने से वो झड़ता है, उसमें से पाउडर जैसा झड़ता है, और नीचे जो मक्का होता है उसमें जो बालियां होती है वो मादा भाग होता है, जिसमें वो चिपक जाता है, और फिर उसके अंदर जाके वो बीजों को, मतलब जो उसके अंड होते हैं उसको संचित निषेचित करके और वो बीज बनते हैं। तो मक्का जो है हवा से परागण होता है। इसके और उदाहरण जो है जैसे कद्दू वर्गीय, जिसमें मैंने बताया कि नर और मादा फूल ही अलग अलग होते हैं, तो उसमें तो पर परागण के अलावा और कोई मतलब उपाय नहीं है। भिंडी है, मिर्च है, बैगन है, ये पर परागण के उदाहरण है, इनमें पर परागण होता है। इसका भी हमने चित्र दिया है, चित्र से आप समझ सकेंगे। ये बीज उत्पादन की जब हम बात करें तो इसमें कुछ मूलभूत कृषि जलवायु की परिस्थिति के बारे में समझना जरूरी है, और उसके आधार पर हमको अपना जो प्लान है, हमको जो अपना बीज बनाने के लिए, बीज की फसल के लिए जो तैयारी करनी है, वो उस हिसाब से करना जरूरी होता है। उसमें अगर हम बात करें तो माहवार वार्षिक आंकड़े जो है वो कुछ चीजों के आंकड़े हमारे पास होने चाहिए, और उस हिसाब से हम इसको प्लान कर सकते हैं। जैसे वर्षा कितना होता है और वर्षण प्रतिमान कितना होता है। कहने का मतलब है कि वर्षा कब से कब तक होता है और कितने या कितना सेंटीमीटर या कितना इंच पानी बरसता है, वहां का उस स्थान का, उस जगह का तापमान कितना होता है, और सापेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं वो कितना होता है। और इसके साथ साथ जो है सापेक्षिक आर्द्रता, न्यूनतम, अधिकतम और औसत, इसका आंकड़ा हमारे पास रहना जरूरी है। जिस सीजन में, जिस मौसम में हम उस फसल को करने की, उगाने की बात कर सोच रहे हैं उसके लिए। इसी प्रकार जो फोटो पीरियड या प्रकाश काल कह सकते हैं उसको, कि कितने घंटे का दिन है और कितने घंटे की रात्रि है। रात्रि अवधि और दिवस की अवधि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो फ्लावरिंग होती है, जो फूल बनते हैं, फूल बनने की जो प्रक्रिया होती है, वो दो बातों पर निर्भर करता है। एक होता है प्रकाश की अवधि, दिन कितना लंबा है, फोटो पीरियड, शॉर्ट डे, छोटा दिन होता है जो 12 घंटे से कम, या लॉन्ग डे जो 12 घंटे से ज्यादा लंबा दिन होता है। और साथ में तापमान, जैसे मैंने पहले बताया तापमान की बात, ये दोनों अलग अलग या दोनों एक साथ जो है उसको वो करते, डिटरमाइन करते हैं कि फ्लावरिंग कैसी होगी कि नहीं होगी वगैरह। इसी तरीके से वायु प्रभाव और उसका वेग